हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके नए टॉपिक का जो कि एक्सट्यूबेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोजीशन हमेशा सेमी फॉलोअर होनी चाहिए 30 से 45 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके पास होने चाहिए इक्विपमेंट्स, री इंटूबेटेड इक्विपमेंट्स। इन केस एक्सट्यूबेशन फेल हो जाए तो हमको इंटूबेट फिर से करने के लिए सारा इक्विपमेंट्स रेडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको बिफोर प्रोसीजर, बिफोर एक्सट्यूबेशन आपने बीपी अच्छे से चेक किया हो, हार्ट रेट चेक किया हो, टेम्परेचर यानी कि वाइटल साइन जितने भी हैं वो सारे चेक किए हो। उसके बाद आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हम आपको एक्सट्यूबेट कर रहे हैं। फिर आपको उनको अच्छे से तरीका बताना है डीप ब्रीथिंग का। आपने पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर लिया, साथ में ही उनको डायरेक्ट रूम एयर पे नहीं लेना होता है, उनको 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन पे विथ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पे रखना होता है एटलीस्ट 12 से 24 घंटे तक। आप अगर सिक्रीशंस आ रही हो तो उसके लिए आप नेबुलाइज़र थेरेपी भी दे सकते हो, नेबुलाइजेशन थेरेपी भी। पहले आपको बता दूं कि जब भी पेशेंट इंटूबेट हो जाता है, वेंटिलेटर पे चढ़ता है, देयर इज ऑलवेज चांस कि पेशेंट को एनोट्रॉपिक सपोर्ट चल रहा होता है, चाहे नारेपी हो, वेजे हो, एपी हो, नारेपी हो, बहुत सारे कुछ अलग अलग होते हैं एनोट्रॉपिक्स, जिनको हमेशा एकदम से डिक्रीज नहीं करना होता है, टेपर ऑफ धीरे धीरे करना होता है। मान लो नारेपी जो चल रहा है 10 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है, उसको 10 से एक साथ हम 5 पे नहीं लाएंगे, 10 से 9 कर सकते हैं, 9.5 कर सकते हैं। 1 ml या आधा ml हमको डिक्रीज करना होता है, टेपर ऑफ करना होता है, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, स्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट कितना स्टेबल हो रहा है और पेशेंट कितना टॉलरेट कर पाता है टेपर ऑफ करना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो पेशेंट को इंटूबेट किया, पेशेंट ठीक हो रहा है, एनोट्रॉपिक सपोर्ट भी नहीं चल रहा है। अब हमको पेशेंट को इंटूबेट कर लिया, अब तो एक्सट्यूबेट करना है, यानी कि वेंटिलेटर से हटाना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेशेंट के ना अलग अलग मोड्स लाने होते हैं वेंटिलेटर से निकालने से पहले। एक मोड्स होते हैं जो मैंने कल भी बता दिया आपको पिछले वीडियोज़ में। वो होता है सबसे पहले जो कंट्रोल मोड होता है हमारा, पेशेंट सबसे पहले इसी पे चढ़ जाता है पेशेंट। उसके बाद उसको कम करते हैं, असिस्टेड कंट्रोल पे लाते हैं, एसी मोड, और बाद में एसी से SIMV सिंक्रोनाइज्ड मोड पे। उसके बाद प्रेशर वाले पे, प्रेशर कंट्रोल मोड जो होता है, फिर उस पर लाते हैं। उसके बाद स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग करवा लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, पेशेंट को ना टी-पीस पे लाते हैं। एक टी-पीस होता है, फोटो देख सकते हो आप टी-पीस, और उसको वेंटिलेटर से नहीं लगाते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं ताकि हम पेशेंट का रिफ्लेक्स चेक करते हैं, पेशेंट के SpO2 देखते हैं कि मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना, ये हो गया सबसे पहले प्रोटोकॉल। ऐसे होते हैं मोड कैसे चेंज करने होता है पेशेंट का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर होना चाहिए। सीधे आप कंट्रोल मोड पे सीधे आप SIMV पे नहीं लिकेबिली स्टेबल देखना है कि है पेशेंट की नहीं, यानी कि BP देखना है। अगर आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे भी है कितने पे हैं, अगर ज़्यादा हाई पे हैं तो फिर नहीं करना होता है। वैसे मोस्टली हमको ये देखना होता है कि ना ही हो आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे, अगर हो भी तो कम आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे हो, 1-2 पे, चाहे नारेपी 1-2 पे है तो तब हम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बात है वो देखना होता है हमके सिक्रीशंस तो नहीं है, थिक सिक्रीशंस अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये याद रखना होता है कि सिक्रीशंस कभी कभी पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है एक्सट्यूबेट के टाइम। तो सिक्रीशन जितनी कम हो, मिनिमल सिक्रीशन जितनी हो तो सेफ होता है उतनी एक्सट्यूबेट करना पेशेंट को। उसके बाद हम जब ये सब चीज़ें देख ली, उसके बाद हमको वेंटिलेशन का देखना होता है, वेंटिलेशन साइड देखना होता है कि कहाँ तक आप पहुँचे हैं वेंटिलेशन पे। उसमें क्या देखना होता है कि FiO2 हमेशा लेस देन रहना चाहिए, 0.4 या 40% जिसको हम बोलते हैं वो रहना होता है, कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जो पीप है वो भी हमेशा लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, यानी कि लेस देन और इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर SpO2 हो गया, वो हमको ग्रेटर देन होना चाहिए 93 to 94%। ठीक है, ये भी देखना है SpO2। उसके बाद हार्ट रेट देखना है, वो भी ऑलमोस्ट रेंज में होना चाहिए जो हमारे 60 से 72 या 80-82 भी नॉर्मल काउंट किया जाता है, वो ज़रूरी देखना है। उसके बाद हमारे रेस्पिरेटरी रेट देखनी होती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, यानी कि 14 से 24 के बीच हो तो ठीक है, 26-28 तक भी काउंट नॉर्मल किया जाता है, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेशेंट को। और जो हमने स्पॉन्टेनियस ट्रायल दे दी है वो उसमें ये सारी चीज़ें देखनी है, सिक्रीशंस तो नहीं है,
पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है एयर जो ऑक्सीजन हमने दे दी है, टीपीस पे रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस ट्रायल के टाइम चेक करनी होती है। वेंटिलेटर क्राइटेरिया हमारा हो गया, ठीक है ना, इसमें यह सारा देखना होता है। फिर नेगेटिव इंस्पिरेशन रेट भी देखना होता है, वो कम से कम ग्रेटर देन -20 सेंटीमीटर अपर होना चाहिए। और एक रैपिड शैलो ब्रीथिंग होती है, इंडेक्स होता है रैपिड शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स, वो भी लेस देन 105 ही रहना चाहिए हमेशा। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन आती है कि हम कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है बिफोर एक्सट्यूबेशन। वो क्या होता है, एक्सप्लेन कर लो पेशेंट को कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, हम आपको ये जो ट्यूब है डली है वो बाहर निकालने वाले हैं। उसके बाद सक्शनिंग कर लो, कोई सिक्रीशन हो या ना हो, आप सक्शन कर लो जेंटली, थॉरोली, आराम से, कोई ब्लीडिंग ना हो। खासकर जब एक्सट्यूबेट कर रहे हैं उससे पहले जब भी हम सक्शनिंग कर रहे हैं बहुत जेंटली करनी होती है। थोड़ी सी भी स्क्रैच, थोड़ा सा भी ब्लीडिंग बहुत बिग प्रॉब्लम कर सकता है, हमको इंटूबेट पेशेंट करना पड़ेगा। सक्शनिंग हो गई, एक्सप्लेन प्रोसीजर किया, फिर ऑक्सीजन थेरेपीज रेडी रखनी होती है। ऑक्सीजन थेरेपीज यानी कि नेजल प्रोन ना ही लगाओ, मास्क सीधा लगाया करो, ज़्यादा बेहतर होता है। ऑक्सीजन मास्क रख लो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, हमने वेंटिलेटर मोड टू मोड चेंज कर लिए, स्पॉन्टेनियस ट्रायल दिए, उसके बाद नेजल प्रोन नहीं लगाओ, ज़्यादा ऑक्सीजन मास्क ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन थेरेपीज होती है, ये रेडी रखनी होती है। उसके बाद जो एमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं, मगर अगर इन केस हमको रीइंटूबेट करना पड़े, वो ज़रूरी रखने होते हैं। एमरजेंसी हम वी नेवर नो व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट मोमेंट, तो दैट इज़ व्हाई वी हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर रहना होता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये बैकअप होता है हमारा, ठीक है ना। आप मान लो एक जंग के लिए लड़ रहे हो, आपने 2-4 गन लिए हथियार, बस उसके बाद कुछ नहीं ले लिया आपने, तो वो ख़त्म हो गए, उसके बाद क्या कर लोगे। बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। सेम इधर भी है, आप पेशेंट के जान को बचा रहे हो तो आपको एनफ सपोर्ट होना चाहिए, मैन पावर भी, और साथ साथ में अपना ये जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी ज़रूरी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योर कर लो, यानी कि अच्छे से बेड को जो होता है ना, वो 30 से 45 डिग्री के एंगल पे रख लो, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन जिसको बोलते हैं, उस पोजीशन में रख लो, ताकि एस्पिरेट ना, वो जो सिक्रीशन है वो अंदर ना जाए, एस्पिरेट ना कर जाए पेशेंट, ठीक है। अब याद रखो, ये हो गया। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन ज़रूरी देखना है ना क्या करना है। हमेशा पहले सब जो कफ होता है ना, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो डिफ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, यहाँ पर उसको डिफ्लेट करना होता है। इंट्यूबेशन के टाइम इन्फ्लेट किया, अब डिफ्लेट कर लो अच्छे से, प्रॉपरली करना, ना कि आधा ही, अच्छे से 10 cc ले लो, पूरा डिफ्लेट करके रख लो। जो अंदर बैलून फुला हुआ होता है, ठीक है ना, वो भी अच्छे से डिफ्लेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथिंग लो, अच्छे से डीप ब्रीथिंग उनको सिखाना है, करके दिखाना है डीप ब्रीथिंग कैसे लेने होता है, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो वो कॉन्शियस नहीं होता है ऊपर प्रॉपरली। कॉन्शियस मतलब ही इज़ नॉट ओरिएंटेड अबाउट द थिंग्स, दैट इज़ वाई वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट कि डीप ब्रीथिंग कैसे लेनी है, क्या लेनी है, ठीक है ना। फिर ईटी ट्यूब आराम से ले लो, पर कब ईटी ट्यूब निकालनी है, जब वो इंस्पिरेशन चल रही हो, जब वो इंस्पायर कर रहा होता हो, ना कि एक्सहेल कर रहा हो, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पेशेंट की ट्यूब को आराम से जेंटली हमने ट्यूब निकाल दी इंस्पिरेशन के टाइम। तो उसके बाद क्या देखना है हमको कि जो ऑक्सीजन थेरेपी हमने रेडी रखी है ना, वो इमीडिएटली अप्लाई करो, लगा दो, फेस मास्क लगा दो उसी टाइम साथ में ही, और ऑक्सीजन थेरेपी दे दो। 5-6 लीटर पे ऑक्सीजन रख लो, और ह्यूमिडिफायर दे दो, यानी कि जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें वाटर डाल के ही पेशेंट को, ड्राई एयर नहीं देनी है, उससे जो हमारा सिक्रीशंस होते हैं ना वो थिक हो जाते हैं, और उससे पेशेंट को इरिटेशन भी हो जाती है ड्राई एयर से, ठीक है ना। फिर सक्शन कर लो और ऑरल कैविटी को इफ़ नीडेड। तो फिर आता है पोस्ट, यानी कि आप जब आपने एक्सट्यूबेट किया उसके बाद क्या करना होता है आपको। उसके बाद हमेशा क्या करो, चेक कर लो, फिर से बीपी चेक करो, हार्ट रेट चेक करो, रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लो, टेम्परेचर भी चेक कर लो, और ग्लूकोज भी, जो शुगर होता है वो भी चेक कर लो। कभी कभी पेशेंट हाइपोग्लिसेमिया चल जाता है, ठीक है ना। और पेशेंट को कंटिन्यूसली एंजाइटी ना हो, उसके लिए
उसको बताना है पेशेंट को अच्छे से कि हम ये कर रहे हैं, इसके साथ उनको अच्छे से बताना है कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। खंघ आ सकती है, उसका खास ख्याल रखना होता है। कफिंग रिफ्लेक्स का बहुत ज़रूरी होता है, कफ रिफ्लेक्स बहुत ज़रूरी देखना होता है। ग्लास्कोकोमास्टिकल हमेशा चेक करो एक्सट्यूबेट करने से पहले, ठीक है। GCS यानी कि आई मोमेंट कैसा है और कमांड फॉलो कर रहा है कि नहीं। वर्बली तो बोल नहीं सकता क्योंकि ट्यूब अंदर है, ठीक है ना, इसलिए मैंने वर्बल का नहीं बता दिया। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी चेक कर लिया, सैचुरेशन भी देख लिया, 92 से ऊपर रहना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट 28 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। BP हमेशा 120, 80, 110/70 इज ओके, नॉर्मल इतना रहना चाहिए। वाइटल साइन चेक कर लो कम से कम 1 घंटे तक, आधे घंटे से 1 घंटे तक वाइटल चेक करते रहो। और जो मैंने पहले भी बताया, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे दो, वो ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है, पहले भी मैंने बताया कि जो लेरिंजोस्पाज्म है वो हो सकता है। लेरिंजोस्पाज्म क्या होता है, जब हमने लेरिंजोस्कोप की मदद से इंट्यूबेट किया होता है पेशेंट, तब हमको लेरिंजोस्कोप के डालते के टाइम स्पाज्म हुआ हो सकता है ऑन दी अपर, जो हमारा अपर एरियाज होते हैं वहाँ हो सकता है हमारे स्पाज्म। वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सट्यूबेशन। ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है क्योंकि एल्वियोलस हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेशेंट का क्या होता है, मेनली लंग्स इन्वॉल्व, इंट्यूबेशन में डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं और वो कहाँ एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज हमेशा होता है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई। और हाइपोटेंशन भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बोला नॉरपी का जो इन्फ्यूजन होता है एकदम से टेपर ऑफ नहीं करना होता है अगर वो लगा है। और अगर ना भी लगा हो, जब आप एक्सट्यूबेट कर रहे हो तो उसको रेडी रख लो बेड साइड, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन में आपको उधर उधर भागना ना पड़े। और जो स्टेरॉइडर हो सकता है, स्टेरॉइडर क्या हो, जब एक जो म्यूकस होती है ना, बहुत थिक सिक्रीशंस हो सकती हैं, उसकी वजह से पेशेंट को ना जो कफ रिफ्लेक्स होता है ना वो बार बार आ सकता है। और कभी कभी फेलियर भी हो सकता है एक्सट्यूबेशन, तो रीइंट्यूबेट करने के लिए करना पड़ सकता है पेशेंट को, तो उसके लिए ट्राली रेडी रहनी चाहिए। प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, हमेशा जब एक्सट्यूबेट कर लो पेशेंट को नेबुलाइजर मास्क की हेल्प से नेबुलाइजेशन कर लो। एपिनेफ्रिन के साथ कर सकते हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ भी, इफ रिस्क ऑफ स्टेरॉइड ना हो तो। अगर स्टेरॉइड का रिस्क हो तब देना होता है एपिनेफ्रिन, अगर ना हो तो आप जैसे सॉल्वियर है, ब्यूटिकॉट है, तो ये दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पहले भी बताया सक्शन थेरेपी बहुत ज़रूरी है, वो देख लो, ऑरल कैविटी साफ कर लो, वो प्रिवेंशन में आ जाता है। तो जितना प्रिवेंशन कर सकते हो तो उतना एक्सट्यूबेशन सक्सेसफुल रहता है। और ये जो प्रोसीजर होता है ये कोशिश करो डे टाइम करने की, जब आपके पास मैन पावर है और आपके पास ट्राली, ट्रे, जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सब रेडी है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप